नमस्कार मित्रों, इन्वेस्टर क्लब के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये निहायत ज़रूरी समझता हूं कि ये प्रेजेंटेशन किस तरह के व्यूअर्स के लिए ये ज़्यादा उपयोगी है वो बता दूं, ताकि जिनके लिए ये उपयोगी नहीं है वो इस वीडियो को चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। पहला तो ये इस वीडियो को हमने रिटायर्ड कम्युनिटी और सीनियर सिटीजन्स को फोकस में रख करके बनाया है, और रिटायर्ड लोगों के लिए, रिटायर्ड कम्युनिटी के लिए ये वीडियो कई तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन यदि ऐसे रिटायर्ड लोग हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं जो 10-15 वर्षों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हर तरह के इन्वेस्टमेंट को मिला करके एवरेज यदि उनका यील्ड या उनका रिटर्न यदि 15% से ज़्यादा आ रहा है, तो मेरा सजेशन ये है कि वे चाहें तो इस वीडियो को भी स्किप कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों के लिए तो मेरी सलाह ये भी है कि आप ये वीडियो ही नहीं और दूसरा वीडियो भी आपके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप 15% से ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट से ले रहे हैं। 15% से ज़्यादा रिटर्न लेना बहुत बड़ी बात होती है, और ये उन लोगों के लिए उपयोगी है जो रिटायर्ड हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अभी कदम नहीं रखे हैं। इन्वेस्टमेंट की ABCD भी जिन्हें अभी नहीं मालूम है, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी रहेगा। मित्रों, इसमें मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसमें मैं क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ। इस प्रेजेंटेशन में सामान्यतः हम लोग मुख्य तरफ फोकस करेंगे रिटायर्ड लाइफ के ऊपर, कि रिटायर्ड लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या छोटे मोटे उसके क्या समाधान हैं, और इन्वेस्टमेंट और पैसे को लेकर के किस तरह की जो प्लानिंग उन्हें होनी चाहिए और क्या करते हैं। और साथ ही साथ मैं एक स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट की एक प्लानिंग यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और उस प्लानिंग के बेस पे इन्वेस्टमेंट से क्या रिजल्ट मिला है उसको भी मैं यहाँ पे शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो की लंबाई को लेकर के मैं बहुत चिंतित हूँ कि वीडियो, क्योंकि मैं पहली बार बना रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो कितना लंबा होगा इसका अंदाज़ लगाना मेरे लिए अभी फ़िलहाल मुश्किल है। लेकिन वीडियो को बड़ा या छोटा करना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आप जो लोग इस वीडियो को चालू कर किए हैं, देख रहे हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आपके पसंद का नहीं है तो आप इसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप स्लाइड की हेडिंग को देख करके समझ सकते हैं कि ये आपके रुचि का टॉपिक नहीं है, तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप इसको 2-3 स्पेल में भी देख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसको आप बंद भी कर सकते हैं। मित्रों, अब मैं वीडियो को, प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में सक्सेस होने के 3 मायने हैं, कि आप अर्न क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितना करते हैं, उसके बाद उसको सेविंग कैसे करते हैं, और उसके बाद उसका इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। हम जब जन्म लेते हैं उसके बाद से ही हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, हमारे मित्र, हमारे संबंधी, सबको एक ही बात की चिंता रहती है कि जैसे किसी भी तरह से हम एक बड़े होकर के या एक उम्र में आने के बाद हम कुछ ना कुछ अर्निंग करने के लायक हो जाएं। ये जितने कॉलेज हैं, स्कूल हैं, नर्सरीज़ हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल कोचिंग सेंटर्स हैं, ये सब क्या है, ये कवायद है कि हम कुछ ना कुछ अर्न कर लें। अर्निंग करने के बाद, और अर्निंग के लिए बहुत स्कूल है, कॉलेज हैं, सुविधाएं बहुत है, इसलिए आदमी, कोई ना कोई ऐसा आदमी दुनिया में होता नहीं है कि कुछ भी अर्न ना करे। अर्न करने के बाद जो है, जो पहला स्टेप होता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे मित्र बोलते हैं कि यदि आपने कुछ अर्न करना चालू किया है तो कुछ सेविंग करना चालू कीजिए। सेविंग जो है एक्चुअली भारतीय संस्कृति का एक खून में रचा बसा एक खासियत है,
क्योंकि जब हम बच्चा होता, हम लोग के एक्चुअली अर्निंग के पहले ही सेविंग सीख जाते हैं। बच्चा जो, आपको याद होगा कि हम जब छोटे थे तो हमारे घरों में एक गुल्लक हुआ करती थी, हमको 2 सिक्के दिए जाते थे। एक सिक्के से हम चाहे कुछ भी खरीद सकते थे, कुल्फ़ी खरीद सकते थे, टॉफ़ी खरीद सकते थे, और दूसरे सिक्के को हमको अब गुल्लक में डालना होता था। जिस दिन अगर हम दोनों ही पैसे को खर्च कर देते थे, दोनों ही सिक्के को ख़त्म कर देते थे, तो हमें पनिशमेंट में दूसरे दिन एक भी सिक्का नहीं मिलता था। इस तरह से हम लोग सेविंग जो है अर्निंग के पहले ही सीख चुके हैं रहते हैं। लेकिन जब वास्तव में हम अपना पैसा कमाना चालू करते हैं, तब हम लोग सेविंग के रूप में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, जहाँ कहीं भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं सेविंग के रूप में। सेविंग करने के लिए तो बहुत सारे सुविधाएं हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है इन्वेस्टमेंट में। जब हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सामान्यतः कोई स्कूल, कॉलेज या कोई ऐसे मित्र मंडल नहीं मिलता है जिससे जो इन्वेस्टमेंट की ABCD हम लोग सीख सकें। ABCD सीखना किसी भी चीज़ में, कोई भी अल्फ़ाबेट को सीखना किसी भी स्कूल के लिए बहुत कठिन काम होता है समझाना, बच्चों के लिए कठिन होता है ABCD सीखना, क्योंकि आप यदि एक बार ABCD सीख लेंगे तो वर्ड बनाना सीख लेंगे, वर्ड बनाना सीख लिए तो सेंटेंस बनाना सीख लेंगे, और जो लोग सेंटेंस बना लेते हैं उसमें कई लोग तो ऐसे हैं जो थीसिस लिखते हैं। इसलिए ABCD चाहे वो इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र का हो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, ABCD से शुरुआत करना बहुत कठिन होता है, और ABCD सिखाने वाले हमको समाज में, सोसाइटी में, खासकर इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में मिलते नहीं हैं। एक आपको कहानी सुनाता हूँ। गुप्ता जी रिटायर हुए थे। गुप्ता जी के पास एक कार थी। गुप्ता जी का एक ड्राइवर था राजू नाम का। रिटायरमेंट के बाद गुप्ता जी ने राजू को बुला के बोला कि अब मेरे पास बहुत टाइम है, अब मैं कार सीखना चाहता हूँ। राजू थोड़ा चिंतित हुआ और बोला कि क्या सर, हमारी सेवाएं में कुछ कमी है क्या कि जो आप अपना ड्राइवर रखना खुद ड्राइव करना चाहते हैं? बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। संडे रहता है, तुम छुट्टी में रहते हो, मेरे को कहीं जाना रहता है, मेरे को टैक्सी बुलाना पड़ता है, कार बिल्कुल चलाना आता नहीं, 2-4 किलोमीटर भी मैं चला नहीं पाता, कहीं जाना रहता है तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए मेरे को सिखा दो। बोले हाँ सर चलिए, बिल्कुल सिखाएंगे आपको, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सीनियर सिटीजन्स और रिटायर्ड लोग कार सीखते हैं। अब जो है, गुप्ता जी को कार के बारे में कुछ मालूम नहीं, क्या स्टीयरिंग है, क्या गियर है, क्या क्लच है, कहाँ ब्रेक है, कोई आइडिया नहीं। उनको सिर्फ ये आइडिया है अभी तक कि वो पीछे का दरवाज़ा कैसे खोलते हैं और उसमें कैसे बैठते हैं और बाहर कैसे निकलते हैं। लेकिन राजू, गुप्ता जी और कार, ये तीनों जो है भिलाई होटल के सामने जो बड़ा मैदान है वहाँ पहुँचे। वहाँ अक्सर लोग कार सीखने जाते हैं, तो ये तीनों भी पहुँचे। राजू ने उनकी थ्योरी क्लास चालू किया कि सर ये यहाँ पे गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, क्लच इस समय लगाना पड़ता है, इस स्पीड के लिए ये गियर होता है, ये स्पीडोमीटर है, इससे आपको देखना पड़ेगा, साथ साथ आपको सामने भी देखना पड़ेगा कि कहीं कोई ट्रैफिक कैसा है। तो गुप्ता जी ने उसको रोका, बोला यार एक तरफ बोलते हो कि आप सामने भी देखना है, फिर बोलते हो स्पीडोमीटर में भी देखना है, ये दोनों मैं कैसे देखूँगा? तो बोले सर ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, एक आंख से रोड देखना पड़ेगा, एक आंख से स्पीडोमीटर को देखना पड़ेगा। तो बोले क्या आप ऐसे ही करते हो? उन्होंने राजू से पूछा। बोले राजू बोला हाँ सर, हमको 10-15 साल से प्रैक्टिस हो गई है, हम लोग ऐसे ही करते हैं। फिर राजू ने उनको 2 घंटे तक पूरा थ्योरी क्लास लिया। अब उतना पूरा मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो मुझे कम रखना है। लेकिन पूरी थ्योरी क्लास के 2 घंटे के बाद राजू ने एक सेफ्टी के रूप में बताया कि सर ये जो ग्राउंड है उसके सामने दूर में देखिए। उन्होंने बहुत दूर में कोई एक खंबा दिखाया गुप्ता जी को। बोले सर इस खंबे से टकरा करके बहुत लोग जो सीखने आते हैं उसी खंबे से टकराते हैं जाके, इससे हमको बचना है। तो गुप्ता जी बोले वो तो कहाँ इतने दूर है यार, मेरे को तो यहाँ ग्राउंड में चलाना है। बोले पता नहीं सर, 3-4 लोग जाके उसी खंबे से जाके टकराते हैं। बोले गुप्ता जी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं उधर जाऊँगा ही क्यों? बोले पता नहीं सर, वो खंबा खींचता है कार को उधर और लोग उधर ही जाते हैं और उसी से टकराते हैं। तो गुप्ता जी बोले और वो नहीं वो चिंता मत करो। और फिर उन्होंने, लेकिन अब राजू बोला कि आपका थ्योरी क्लास ख़त्म है, कल से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, आप ड्राइविंग सीट में रहेंगे, मैं पीछे की सीट में बैठूंगा।
तो गुप्ता जी बोले, अरे तुम पीछे क्यों मेरे बाजू में बैठना यार, मैं कहाँ पहली बार चलाऊँगा कैसे। नहीं 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 सर, उसके बिना भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको गाड़ी चलाना है, अब बस वो खंबे से बचना है बस। तो गुप्ता जी बोले, यार तुम फिर खंबा खंबा कर रहे हो बार बार, वो खंबा का क्या लफड़ा है तुम्हारा। बोले, सर एक्सीडेंट होता है इसलिए बता रहा हूँ, सेफ्टी बताना मेरे को बहुत ज़रूरी है। आप गुप्ता जी रास्ते में लौटने लगे घर। गुप्ता जी सीरियसली पूछते हैं राजू से, यार ये राजू ये बताओ कि मैं गाड़ी चलाना सीख सकता हूँ कि नहीं। बोले, सर बिल्कुल सीख सकते हैं आप, इतने सीनियर रिटायर्ड लोग हैं, सब गाड़ियाँ चला रहे हैं 10-20 की स्पीड में, जो भी गाड़ी चला रहा है समझ लीजिए आप सीनियर सिटीजन है वो लोग। आप भी चलाइए, आपको चलाना ही कितना 4-5 किलोमीटर। गुप्ता जी थोड़ा सा टेंशन के साथ अपना घर लौटे। रात हुई, गुप्ता जी को नींद नहीं आ रही है क्योंकि कल उनको प्रैक्टिकल क्लास में जाना है कार सीखने के लिए। और मिसेस गुप्ता समझ गई कि ये सो नहीं पा रहे हैं। उन्होंने पूछा, आप सो क्यों नहीं रहे हो। बोले, नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं नहीं कुछ बात तो है, आप कुछ गए थे कार वार लेकर के राजू के साथ, क्या चक्कर है। बोले, नहीं वो क्या है कि वहाँ पे एक खंबा है, वो खंबा जो है उस खींचता है बोलते हैं वो कार को, वो ही टेंशन में हूँ, वो कल चलाना है गाड़ी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मिसेस गुप्ता बोलती है, खंबा कहाँ पे है। अरे वो ग्राउंड के बाहर है, दिखता नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिखता है धुंधला धुंधला। तो बोले, आप उधर जाओगे क्यों, इतना बड़े ग्राउंड में चलाओ ना गाड़ी, वहाँ सीखो। बोले, हाँ ठीक है मैं देख रहा हूँ, लेकिन वही है देखता हूँ। अब मिसेस गुप्ता सो गई। गुप्ता जी को अभी भी नींद नहीं आ रही है। थोड़ी देर 2 घंटे बाद गुप्ता जी मिसेस गुप्ता को हिला के उठाए। उठी मैडम। बोले, सुनो वो खंबे में भूत तो नहीं है। अब मिसेस गुप्ता का पारा गर्म हो गया। बोलती है, आप जो है 60 साल तक कुछ नहीं कर पाए, अब आगे भी कुछ नहीं कर सकते। तुमको खंबे में भूत दिख रहा है, तुमको जरूरत क्या पड़ी है वो राजू के साथ वहां जाने की। आप कार सीख नहीं सकते, जब 60 साल में नहीं सीख सके तो अब भी नहीं सीख सकते। गुप्ता जी को पूरा ज्ञान उन्होंने जीवन दर्शन का पूरा समझा दिया रात को। गुप्ता जी डांट खा करके समझ गए कि ये सब अपने बस की बात नहीं है और डिसाइड कर लिए कि कल जाना नहीं है। दूसरे दिन राजू आया। गुप्ता जी ने उसको बोला, यार ऐसा राजू जैसा चल रहा है चलने दो, अब हमारी उम्र ही कितनी बची है, सीख के कर क्या लेंगे, कहाँ चले जाएंगे। हाँ सर। अब राजू एकदम पलटी खा गया। हाँ हाँ सर, अब हमारे रहते आपको क्या चिंता है, आपको सीखने की ज़रूरत क्या है, रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है, आखिर रोड में जाएंगे तो रिस्क तो है ही है। तो राजू तुम कल कुछ बोल रहे थे, आज कुछ बोल रहे थे। नहीं सर, हमको तो बस आपकी इच्छा थी तो हम सिखा रहे थे। अब ये जो केस स्टडी है, ये जो लोग केस स्टडी में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए ये केस स्टडी का विषय है कि राजू ड्राइविंग क्यों नहीं सिखा पाया या गुप्ता जी ड्राइविंग क्यों नहीं सीख पाए। क्योंकि राजू सिखाना भी चाहता था, गुप्ता जी सीखना भी चाहते थे, उसके बाद भी वो काम हो नहीं पाया कंप्लीट। तो अगर इंटरेस्टेड हैं केस स्टडी में तो उनके क्या ऑब्जर्वेशन हैं वो अपना कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अब कहानी क्या है, एक्चुअली है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, पूरा प्रेजेंटेशन इन्वेस्टमेंट के ऊपर है और कहानी मैं कार की सुना रहा था, इसलिए कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। गुप्ता जी जो है रिटायर्ड आदमी है, उनको कुछ ना कुछ करना है। कार नहीं सीख पाए इसका तो उन्हें मलाल है, लेकिन कुछ ना कुछ करना है। उनके पास 10 लाख रुपए थे। वो चाहते थे कि अब इससे मैं कुछ अपना घर में इन्वेस्टमेंट करूं, कुछ सीखूं करूं, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने राजू को बुलाया और बोला, चलो थॉमस के पास चलना है। थॉमस कौन है? थॉमस उस शहर का एक नामी ब्रोकर या एडवाइज़र है जो इन्वेस्टमेंट करवाता है। गुप्ता जी उसके पास पहुंच गए, थॉमस के पास सामने बैठे कि गुप्ता जी बोले कि यार मेरे पास 50-60 लाख रुपए तो मैं तुम्हारे पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करा चुका हूँ, उसका मेरे को रिटर्न भी बहुत अच्छा आ रहा है और मैं बहुत खुश भी हूँ,
लेकिन मेरे पास 10 लाख रुपए और बचे हैं। तो थॉमस एकदम से टेंशन में आ गया। अरे गुप्ता जी, आप अभी तक रखे कहाँ थे 10 लाख रुपए को? अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया? वो आपने ज़रूर सेविंग अकाउंट में रखा होगा, उसमें इंटरेस्ट ही कितना मिलता है। बोले नहीं 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 नहीं, वो ठीक है, लेकिन अब मैं इस 10 लाख को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो बोले आप दे दीजिए चेक काट करके, हम कर देते हैं। बोले नहीं, वैसा नहीं, अब मैं करूँगा खुद, मुझे अपने हाथ से अपने सोच समझ के करना है, सीखना है। तो थॉमस को हो गया टेंशन। थॉमस बोलता है कि गुप्ता जी ये तो, लेकिन वो चेंज कर लिया अपना मूड। बोलता है कि गुप्ता जी ये बात तो अच्छा है कि आप इस उम्र में ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बिल्कुल करिए आप। तो गुप्ता जी बोले आप मेरे को सिखाइए, मेरे को तो इसका ABCD भी नहीं आता, कहाँ अकाउंट खोलूँ, कहाँ कैसा अकाउंट खोलूँ, क्या करूँ। तो बोले गुप्ता जी बोले यार आप हमारे पास आ जाइए ना, हम आपको सिखाएंगे। तो गुप्ता जी बोले कि अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो थॉमस बोलता है आपको 4-5 घंटे रोज़ मेरे पास आना पड़ेगा। तो बोले कितने दिन तक? अरे दिन नहीं, कम से कम साल 1.5 साल आना पड़ेगा। तो इतना टाइम लगेगा मेरे को सीखने में? बोले हाँ गुप्ता जी, ये काम चलाओ नॉलेज के लिए है, सीखने को तो 15-20 साल से हो गया है हमको सीखते हुए। तो बोले ऐसा क्या सीखना पड़ता है? बोले आपको आइडिया नहीं है, हम किसी में म्यूचुअल फंड में यदि हम आपका इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो उस म्यूचुअल फंड की पूरी होल्डिंग देखते हैं, कितने शेयर्स में है, हर शेयर होल्डर्स है, हर शेयर्स की हम लोग पूरी बैलेंस शीट पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, उसका PE रेशियो देखते हैं, उसका डिविडेंड यील्ड देखते हैं, उसके मैनेजमेंट को देखते हैं, और ज़माने भर की क्या क्या कहानियाँ उन्होंने बताया। और थॉमस बड़े अधिकार के साथ बोला कि गुप्ता जी बिना सीखे तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने नहीं दूंगा, क्योंकि कल को आपको लॉस होगा, कल को यदि आपको कुछ लॉस होगा तो आखिर हम भी तो आपसे जुड़े हुए हैं, हमको भी तो दुख होगा और बदनामी भी तो हमारी होगी कि आपके रहते उन गुप्ता जी को लॉस हो गया। ऐसा बोल करके फिर आखिर में ये सेटलमेंट हुआ कि रिस्क यदि आपको लेना ही अपने इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि नए लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें नुकसान होता है, वैसा थॉमस ने समझाया। तो आप ऐसा करिए कि 8 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ अपने हिसाब से, 2 लाख रुपए आप रखिए। तो गुप्ता जी बोले हाँ ठीक है, 2 लाख रुपए मैं अपने हिसाब से करता हूँ, और आपको बोले मैं आप यहाँ नहीं आऊँगा, आप बोले आप बुक्स पढ़िए, TV देखिए, YouTube देखिए, पेपर पढ़िए और समझने की कोशिश करिए शेयर मार्केट क्या है, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करिए, ज़्यादा रिस्क नहीं है गुप्ता जी, 2 लाख रुपए आप रिस्क ले सकते हैं। गुप्ता जी 2 लाख रुपए लेकर के घर आ गए, 8 लाख रुपए वहाँ जमा कर दिए। इन्वेस्टर्स क्लब की थीम और मोटो यही है, विज़न यही है कि गुप्ता जी का 2 लाख रुपए गुप्ता जी के द्वारा गुप्ता जी ही अकाउंट खोलें, गुप्ता जी ही बैंक अकाउंट को अपने ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक करें, गुप्ता जी ही चॉइस करें कि कौन सा शेयर खरीदना है या कौन सा ETF खरीदना है, गुप्ता जी ही टेंशन लें, गुप्ता जी रोज़ सुबह उठ करके रोज़ अपना कंप्यूटर खोल करके उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखें। इस स्थिति को में पहुंचाने का काम है इन्वेस्टर्स क्लब का। जिनको ABCD नहीं आती है, जिनके पास 2 लाख रुपए हैं, उन लोगों को इन्वेस्टर्स क्लब में हम स्वागत करते हैं। मित्रों, यहाँ पर इस विज़न और गोल को आपके समक्ष रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, और अगला जो स्लाइड है हमारा, मित्रों हम जब रिटायर होते हैं तो हमारे हाथ में मुट्ठी में 2 भरी होती है, एक पैसे से और दूसरा समय से। समय भी हमारे पास बहुत होता है और पैसा भी बहुत होता है। पैसे का तो इन्वेस्टमेंट हो जाता है, लोग सलाह देते हैं कहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो, हम लोग कर देते हैं, लेकिन टाइम भी इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप रिटायरमेंट के बाद कहाँ टाइम वेस्ट करें, कहाँ टाइम किल करें, कहाँ टाइम यूटिलाइज करें, कहाँ टाइम स्पेंड करें, लेकिन उससे बढ़कर के बात होती है टाइम कहाँ हम इन्वेस्ट करें।
टाइम भी क्या इन्वेस्ट हो सकता है, इस पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आप 5 साल पहले यदि किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हैं 2 दिन के लिए, 5 साल पहले शादी थी उनके यहाँ, आप बढ़िया से वहाँ 2 दिन शादी अटेंड करके आए हैं। आज आपके घर में शादी है, आप अपने उस रिश्तेदार को या मित्र को बुलाना चाहते हैं कि आप मेरे यहाँ 3 दिन के लिए आइए। 2 दिन तो आप गए थे, 1 दिन इंटरेस्ट उसका, टोटल हो गया 3 डेज। 1 दिन आप हमारे यहाँ आके काम समझिए, समझाइए, 2 दिन शादी एंजॉय कीजिए। यदि वो मित्र आपका 3 दिन के लिए आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि 5 साल पहले आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था टाइम का, उसका अच्छा रिटर्न आपको मिला है। और यदि वो मित्र या रिश्तेदार केवल 1 दिन के लिए आता है तो समझिए आपने कोई बेड इन्वेस्टमेंट किया था, सॉरी आपका रिटर्न कम आया है, लेकिन वो आया ही नहीं, तो समझिए आपने इन्वेस्टमेंट का आपका बेड इन्वेस्टमेंट था 5 साल पहले। इसलिए हम रिटायर्ड हो गए हैं, इसलिए हमारे समय की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे समय का कोई उपयोग नहीं है। इस तरह की धारणाएं यदि हम बना लेंगे, हमारे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप ये समझिए कि लोग भी आपको वैल्यू नहीं देंगे। जब भी किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी मित्र के यहाँ शादी के निमंत्रण पर चर्चा होगी आपके लिए कि उनको बुलाना है या नहीं बुलाना है, तो 2 बात हो सकती है। पहली बात ये हो सकती है कि वर्मा जी को अगर कार्ड दोगे तो आएंगे पक्का, एक ओपिनियन ये बन सकता है उस परिवार में। दूसरा कि इनको खाली कार्ड देने से काम नहीं चलेगा, इनको 2-3 बार फ़ोन करना पड़ेगा तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इस दोनों स्थिति में कौन सी स्थिति बेहतर है आपके लिए? आपके लिए दूसरी स्थिति बेहतर है। आपकी इमेज ऐसी होनी चाहिए कि आप भले रिटायर्ड हैं लेकिन फ्री नहीं हैं, व्यस्त हैं, ज़रूरी होगा तो आएंगे, सही तरीके से बुलाया जाएगा तो आएंगे, जितने दिन के लिए बुलाया जाएगा उतने दिन के लिए ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम चले गए और बिना रिटर्न टिकट के। तो मित्रों, हम अपने समय का भी सदुपयोग करें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छे लोगों के साथ उठें, हमारे साथ अच्छे लोग बैठें। इस भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए मैं अब आपको मिलाना चाहता हूँ एक बहुत सज्जन व्यक्ति से जो भिलाई स्टील प्लांट से ही रिटायर्ड हुए हैं, जिनका नाम है रामलाल जी। इनका परिचय मैं दूंगा, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी करूंगा, लेकिन ये समय है, इस समय ये समय है कि मैं अपना परिचय भी दे दूं। मैं एसके खंडेलवाल हूं और मैं भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर्ड हुआ हूं। यही 2 लाइन का मेरा परिचय है। वैसे तो मैं कह सकता हूं कि मैं 3 बड़े बड़े स्टील प्लांट में काम किया हूं, 6-7 अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया हूं, मेरे साथ एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये सब मैं कहूँगा नहीं। क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि जब हम बोलते हैं कि हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है तो सामने वाला सोचता है कि अभी अपना एक्सपीरियंस सुनाएगा हमको, और एक्सपीरियंस ऐसा है कि 0 वैल्यू एसेट्स है। आपके पास 5 साल पुराना एक्सपीरियंस है, आज कोई काम का नहीं है। कल का एक्सपीरियंस है, वो आज का कोई काम का नहीं है। और हम लोग जो है रिटायर्ड लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। बेहतर है कि हम लोग अपना नॉलेज शेयर करें, वो भी अपडेटेड नॉलेज। वो हो सकता है कि आज की यंग जनरेशन के लिए काम का हो और वो आपको इस बेस पे रिस्पेक्ट भी करें। मित्रों, रामलाल जी 31 दिसंबर को रिटायर हुए। 1 जनवरी को उनका फेयरवेल पार्टी हुई, विदाई समारोह होता है भिलाई स्टील प्लांट में, जो भी रिटायर होते हैं उनका, ऑफिसर्स का। वहाँ पे रामलाल जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों ने बताई। रामलाल जी थे भी अच्छे आदमी, कोई गलत नहीं बोल रहे थे। और हर रिटायरमेंट पार्टी में 2-3 बातें रिटायर्ड लोगों के लिए कही जाती है। पहला ये कहा जाता है अक्सर कि आपने बहुत संघर्ष किया है, कई सालों से आपने
इस कंपनियों को अपनी सेवाएं दी है, आपकी वजह से कंपनी बहुत आगे बढ़ी है। अब आपका समय है कि आप आराम करिए। अब रामलाल जी क्या सोचते हैं वो बता रहा हूँ। रामलाल जी सोचते हैं, कल तक मैं स्टील बना रहा था, टेपिंग कर रहा था, ब्लो कर रहा था, पुशिंग कर रहा था कोक ओवन में, ब्लास्ट फर्नेस में टेप होल खोल रहा था, और आज ये लोग सब लोग मिलकर मेरे को बोल रहे हैं आराम करो। तो रामलाल जी बोलते हैं ठीक है, जब इतने लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है कि अब मेरे को बोल रहे हैं कि आप या तो घर में बैठिए, या तो सोफा में बैठे रहिए, या बेड में सोए रहिए। रामलाल जी उसको एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ चलो अब रिटायर हो गया, अब यही करना पड़ेगा। लेकिन वो कन्विंस नहीं थे। एक चीज़ और बोला जाता है रिटायर्ड लोगों को कि सोसाइटी ने आपको बहुत कुछ दिया है, देश ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपको भी देश के लिए कुछ देना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ सोशल वर्क करिए आप। रामलाल जी हैं बहुत सीधे साधे आदमी, लेकिन मूर्ख नहीं है, वो दुनिया देखे हुए हैं। वो समझ गए हैं कि इंडिया में सोशल वर्क करना इतना आसान नहीं है, लोग इतनी टांग खींचते हैं। सोशल वर्क भी वही कर सकता है जिसकी टांग मजबूत हो और दुलत्ती मार सकता है टांग खींचने वाले को। इसलिए रामलाल जी कन्विंस नहीं थे इस बात से, बोले नहीं इससे तो मेरे को दूर रहना है, और उन्होंने ठीक डिसीजन लिया, वो दूर रह रहे हैं सोशल वर्क। और पहली बात है, सोशल वर्क अभी आप इसलिए करते हैं कि आपके पास टाइम बहुत है, टाइम पास करना है। और दूसरी कंडीशन ये होती है सोशल वर्क आपके पास बहुत काम है उसके बावजूद कर रहे हैं, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। नहीं तो क्या होगा कि लोग बोलेंगे कि रिटायर्ड हैं, टाइम पास करना होता है इसलिए यहाँ आते हैं। इस स्थिति से बचने की हमारे को बहुत ज़रूरत है। फेयरवेल में ये बात बहुत कॉमन है कि आपको कोई शौक़ होगा, रामलाल जी कोई बताया कि आपको बहुत शौक़ होगा, कोई बचपन का शौक़ होगा, उसको अब पूरा करने का समय है, क्योंकि आपके पास समय बहुत है। रामलाल जी अब क्या सोच रहे हैं? रामलाल जी सोच रहे हैं मेरे को पियानो बजाने का शौक़ है, तो मैं तो कई सालों से बजा रहा हूँ, आधी घंटा 1 घंटा पियानो बजाता हूँ और अपना तैयार होकर के ड्यूटी चले जाता था, वापस आ जाता था। अब रिटायरमेंट के बाद क्या मैं अब खाली हूँ तो क्या दिन भर पियानो बजाते रहूँ? यदि किसी को गाने का शौक़ है तो क्या दिन भर गाना ही गाता रहे? क्या घर वाले रहने देंगे उसको? क्या मोहल्ले वाले रहने देंगे? इस तरह से बातें करने का एक्चुअली एक ही मतलब होता है कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। एक बात बहुत कॉमन है और बोला भी जाता है, और ये काम बहुत सही भी है, कि सेफ़ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कि आपने जो कमाया है पूरे रिटायरमेंट के इतने साल के बाद उसका सेफ़ इन्वेस्टमेंट करें। तो सेफ़ इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे ही हम रिटायर होते हैं, रामलाल जी के पास भी बहुत सारे एडवाइज़र्स, ब्रोकर्स उनके पास पहुंच गए और सेफ़ इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दिए। रामलाल जी ने बढ़िया से सेफ़ इन्वेस्टमेंट कर दिया और 2 महीने गुजरने लगे। उसके बाद रामलाल जी बहुत खुश थे कि मैंने पैसा भी अपना अच्छे इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब मेरे पास टाइम भी बहुत है, अपने हिसाब से मैं अपना टाइम को यूटिलाइज़ करता हूँ। लेकिन 2-4 महीने बाद रिटायर्ड लाइफ की वास्तविकता पता चली कि कैसे एक्चुअली क्या क्या समस्याएं आती है। उस पर मैं एक थोड़ा सा अगला वीडियो, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा तेज़ी से उसको आगे बढ़ेंगे। इसमें अगला वीडियो है कि रिटायर्ड लाइफ की चैलेंजेस बिफोर ए रिटायर्ड लाइफ। अब रामलाल जी को क्या क्या समस्या आई, चालू हुई या होती है रिटायर्ड लाइफ पर्सन्स के सामने, उसके बारे में मैं थोड़ा सा। पहली समस्या है कि हमारी जो एवरेज स्पेन लाइफ स्पेन जो है वो 80 साल का है। ये फिगर हो सकता है गलत हो सकता है ये 78 हो सकता है 75 हो सकता है 85 हो, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं 80 साल की हमारी जीवन रहेगा एवरेज। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं, अब ट्रीटमेंट भी बेहतर है,
80 साल जीना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, और हम लोग जब प्लान कर रहे हैं तो 80 साल के लिए कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि हम 80 साल तक 80 को टच करेंगे, लेकिन इसके साथ शुरुआत परेशानियां क्या क्या आती है उस पर थोड़े अगले पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। लीडिंग ए लाइफ फॉर 20 ईयर्स विदाउट एनी एक्टिव इनकम, नॉन प्रोडक्टिव लाइफ। मतलब ये कि 20 साल हमको पियानो बजाते हुए गुजारना है या गाना गाते हुए गुजारना है, बिना कोई काम के। ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। हम तो 40 साल एक्टिव लाइफ रहती है, और उससे आधी लाइफ अब हमको बिना काम के गुजारना है, और वो भी तब जब हमारा हर चीज़ सही है, हमारा दिमाग सही है, हाथ सही है, पैर सही है, सब सही है। उसके बाद 20 साल और गुजारना है, और वो भी बिना काम के। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके वजह से क्या प्रॉब्लम आती है उसको थोड़ा सा देखते हैं, और ये क्यों होता है सर। ओवर डिपेंडेंस ऑन पैसिव इनकम। ओवर डिपेंडेंस ऑन पैसिव इनकम क्या है? देखिए, किताबों में तो इसकी अलग अलग डिफिनेशन है, कई तरह की बातें हैं, लेकिन पैसिव इनकम है, सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो बैठे ठाले पैसा जो आ जाता है हर महीने, हर साल, कुछ काम नहीं करना, चुपचाप पैसा हमारे बैंक में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, उसका डिविडेंड आ जाता है, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, उसका सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से पैसा आ जाता है हर महीने, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना से पैसा आ जाता है, पीपीएफ से आ जाता है, एफडी से आ जाता है, एमआईएस करते हैं उससे आ जाता है, या सीनियर सिटीजन स्कीम्स वगैरह में आकर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे भी हर महीने पैसा आ जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास पैसिव इनकम आनी चाहिए, रहनी चाहिए। रिटायरमेंट समय किसी ने देख नहीं रखा है कि क्या होगा, कि हम एक्टिव इनकम जनरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पैसिव इनकम पे हम पूरी तरह से डिपेंड रहने से हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपना समय कैसे पास करें। क्योंकि हम कोई एक्टिव इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी छूट जाती है। हम दिमाग का उपयोग करना छोड़ देते हैं, सोचना छोड़ देते हैं, और जब हम सोचना छोड़ देते हैं तो सोचने समझने की शक्ति भी हमारी धीरे धीरे कम होने चालू हो जाती है। अगर हम अच्छी चीज़ें देखना छोड़ देंगे तो अच्छी चीज़ें दिखना भी बंद हो जाएगी, सुनना भी कम हो जाता है धीरे धीरे। बहुत साल बाद यदि बोलने का मौका मिला तो बोलने में तकलीफ होती है। जैसे मुझे 4-5 साल का गैप हो गया तो मुझे आज बोलने में तकलीफ हो रही है। चलना आप यदि बंद कर देंगे तो चलना मुश्किल हो जाता है। ड्राइविंग छोड़ देंगे तो ड्राइविंग मुश्किल हो जाती है। टू व्हीलर छोड़ देंगे, कई लोग टू व्हीलर छोड़ दिए, और रिटायरमेंट के बाद आदमी लोग छोड़ना चालू कर देते हैं। कोई ड्राइविंग छोड़ देता है, कोई चलना छोड़ देता है, कोई बोलना छोड़ देता है, कोई सुनना छोड़ देता है, और इसके वजह से तरह तरह के मनोविकार और शारीरिक व्याधियां हमको घेरती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम ओवर डिपेंडेंट रहें पैसिव इनकम पर। कुछ ना कुछ एक्टिव इनकम हमारे द्वारा हमारी एक्टिविटी से जनरेट होना चाहिए। और ओवर डिपेंडेंस जो है पैसिव इनकम में होने से एक समस्या और आती है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लो यील्ड वाला इन्वेस्टमेंट होता है, 7%, 8%, 6.5%। इससे होता क्या है कि रिटायरमेंट कॉर्पस हमारा कम होता चला जाता है। जो पैसा आज हमें बहुत दिख रहा है, 10 साल बाद, 15 साल बाद वो बहुत सिकुड़ जाता है। कारण क्या है कि कोई ना कोई ऐसा काम आता है, हम पैसा निकालते जाते हैं, म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ते हैं, और एक स्थिति ऐसी, आप 15-20 साल पहले जो लोग रिटायर हुए हैं उनसे आप मिलिए तो आपको स्थिति समझ में आएगी कि रिटायरमेंट कॉर्पस हमारा लो यील्ड की वजह से बहुत कम हो जाता है। इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करता क्योंकि वीडियो की लंबाई पे मुझे थोड़ा सा कंसर्न हूँ मैं, तो इस पे ज़्यादा ना चर्चा करके। स्पेंडिंग टाइम भी एक समस्या है रिटायर्ड लाइफ की, देखिए, और सोशल स्टेटस और कनेक्शंस
हमारा कम होता चला जाता है। इसके पीछे भी फाइनेंशियल रीजन है, क्योंकि जैसे ही हम रिटायरमेंट होते हैं उसके साल 2 साल बाद हमको समझ में आ जाता है कि हमारे पास जो मंथली इनकम है या ईयरली इनकम है वो फिक्स है, खर्चे हमारे बढ़ते जाते हैं। सोशल कनेक्शंस रखने के लिए पहली आवश्यकता है पैसा। किसी पार्टी में जाएंगे, आपको कई तरह का विचार आता है कि यार मुझे कुछ गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा, मुझे अपनी कार लेके जाना पड़ेगा, कार में 1000 रुपये पेट्रोल लगेगा। आदमी अवॉइड करता है। आप जाना अवॉइड करते हैं, फिर धीरे धीरे लोग बुलाना अवॉइड करते हैं। आप सोचते हैं कि पार्टी दूंगा, पार्टी में जाऊंगा तो पार्टी देना भी पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे आप देखे होंगे कि 10 साल बाद, 15 साल बाद बहुत कम लोग आपके कनेक्शंस में रह जाते हैं। ये भी एक समस्या है। इसका छोटा मोटा समाधान जो से मैं बताया कि आपका एक क्लब होना चाहिए जहाँ पैसे की एक्टिविटी होती है, वहाँ लोग अट्रैक्ट होके आते हैं। ये टॉपिक ऐसे हैं जिस पे कितने भी देर बोलते रहें कम है, लेकिन मुझे मेन टॉपिक पे पहुंचना है, इसलिए इसको मैं अब तेज़ी से थोड़ा बढ़ाता हूं। और एक समस्या और आपको बता रहा हूं कि लोनलीनेस, अकेलापन रिटायर्ड लाइफ का भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये आप बहुत लोग जानते हैं, कई लोग समझते भी हैं, कई लोग अपने आसपास इस तरह की अकेलापन महसूस भी करते होंगे। अगला स्लाइड है फिलॉसफी ऑफ रिटायर्ड लाइफ। इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है वो इसको बहुत सपोर्ट करती है, हमारी रिटायर्ड लाइफ को। अक्सर किसी भी रिटायर्ड आदमी से मिलेंगे तो कुछ डायलॉग है उनके जो बोलते हैं वो लोग। एक व्यक्ति बोलता है कि आजकल क्या कर रहे हो आप गुप्ता जी? गुप्ता बोलते क्या करना है, अब तो कब्र में पैर लटके हुए हैं। अब गुप्ता जी जो है ये बात 15 साल से बोल रहे हैं, उनके पैर जो हैं कब्र में 15 साल से लटके हुए हैं। पैर को ऐसा ऐसा वहाँ कब्र में लटका के हिला रहे हैं। गुप्ता जी को किसी की हिम्मत नहीं कि बोल दें कि गुप्ता जी कब्र से पैर बाहर निकालिए और चलना शुरू करिए। एक बात और कही जाती है कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। इससे बड़ा मिथ्या बात और कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ा भ्रम कोई नहीं हो सकता। कोई आदमी खाली हाथ नहीं जाता। हर आदमी अपने पीछे एक बैलेंस शीट छोड़ के जाता है, या तो लायबिलिटी छोड़ के जाता है या असेट छोड़ के जाता है। आप अपने पीछे क्या छोड़ के जाना चाहते हैं? एक रिटायर्ड आदमी को अपने पीछे लायबिलिटी छोड़ के जाना चाहते हैं कि असेट छोड़ के जाना चाहते हैं, ये हमको डिसाइड करना है। अक्सर ये भी बात करते हैं आपस में जो रिटायर्ड लोग मिलते हैं, तो अगर एक आदमी बोलता है कि कुछ करना चाहिए तो दूसरा बोलता है काहे कि हाय हाय कर रहे हो, कल का तो कोई भरोसा नहीं है। ये बहुत कॉमन डायलॉग है, कल का कोई भरोसा नहीं है। एक बात है कि कल का भरोसा नहीं है, इसलिए आज ही हम मुक्ति धाम में जाके बैठ जाएं क्या? भाई कल का भरोसा नहीं है, आज का तो भरोसा है ना। आज तो जो कर सकते हैं वो करना चाहिए ना। और कल का भरोसा नहीं है करके हम 80 साल तक जी जाएंगे, और क्या परेशानी आई है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि इस इंडियन फिलॉसफी को पकड़ के मत रखिए, छोड़िए और आगे बढ़िए। अब हम लोग बढ़ते हैं कि रूटीन ऑफ ए रिटायर्ड पर्सन। रिटायर्ड पर्सन का नॉर्मली रूटीन क्या होता है? अधिकांश लोगों का मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, वहाँ पे भी वो परेशानी क्रिएट करते हैं। उधर से कोई वर्किंग क्लास वाला आता है, उसको रोक लेते हैं, उससे पूछना चालू करते हैं कि एसएमएस कैसा चल रहा है, ब्लास्ट फर्नेस कैसा चल रहा है। अरे गुप्ता जी सब ठीक चल रहा है, जब से आप निकले हैं, हम लोग निकले हैं, प्लांट बहुत बढ़िया चल रहा है, और जो लोग अभी हैं वो लोग भी निकल जाएंगे तो और अच्छा चलेगा। आप काहे परेशान होते हैं? लेकिन सामान्य रूप से
रिटायर्ड पर्सन का जो रूटीन है वो ये है, कन्फाइनमेंट एट होम। अधिकांश 90% रिटायर्ड पर्सन्स घर में कैद रहते हैं, मुश्किल से घर से बाहर निकलते हैं। कोई 1 हफ्ते बाहर नहीं निकलता, कोई 15 दिन बाहर नहीं निकलता, कोई दिन भर के लिए आधे घंटे के लिए बाहर निकलता है। कई लोग मजबूरीवश निकल नहीं सकते इसलिए नहीं निकल पाते। अब इसका कारण क्या है कि अचानक जो आदमी इतना एक्टिव था, 10-10, 12-12 घंटे बाहर रहता था, वो आदमी अचानक घर में कैद कैसे हो गया? क्या रीजन हो सकता है इसका? सिर्फ कन्फाइनमेंट का, खुद अपने आप को कैद कर लिए हैं घर में। इसका आंसर ऐसे मिलेगा नहीं। इसका आंसर हम उल्टा सोचते हैं कि आखिर लोग बाहर भागते क्यों हैं घर से? क्या कारण से लोग घर से बाहर भागते हैं? वाई डू पीपल गो आउट? लोग बाहर जाते क्यों हैं? पहला कारण होता है पैसे के लिए जाते हैं। पूरी दुनिया जो भाग रही है वो पैसे के कारण भाग रही है। अगर पैसे के लिए भागना ना पड़े तो पूरी दुनिया ही घर में कैद हो जाएगी। लोग अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं, बच्चों को छोड़ के जाते हैं, 8 घंटे के लिए जाते हैं, 10 घंटे के लिए जाते हैं, एक महीने के लिए जाते हैं, साल भर के लिए चले जाते हैं। अपना स्टेट छोड़ के जाते हैं, शहर छोड़ के जाते हैं, अपना देश छोड़ के जाते हैं, खाली पैसे के लिए। और रिटायरमेंट के बाद इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए लोग निकलते नहीं हैं। अगर उन्हें पता चल जाए रिटायरमेंट के बाद भी कि यहाँ जाने से मुझे पैसा मिलेगा या यहाँ नहीं जाने से मेरा पैसे का नुकसान हो जाएगा, तो देखिए कितना दौड़ेंगे वो भी। दूसरा है बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स। यदि आपके पास अच्छी आदतें होगी या बुरी आदतें होगी, बुरी आदतें कई हो सकती है, उसके बारे में मैं नहीं चर्चा करता, क्योंकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास कोई बैड हैबिट होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन गुड हैबिट्स के वजह से भी लोग बाहर निकलते हैं। जैसे किसी को दौड़ने का शौक़ है, किसी को चलने का शौक़ है, किसी को कुछ खेलने का शौक़ है, लोगों से मिलने जुलने का शौक़ है, तो ऐसे अच्छी हैबिट वाले लोग भी घर से बाहर निकलते हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है जो हम लोग बाहर निकलते हैं, वो है रिकग्निशन। रिकग्निशन का मतलब है कि हमको बाहर क्या सम्मान मिलता है। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, 2 लोग नमस्ते करते हैं, 4 लोग हाथ मिलाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ लोग कुर्सी छोड़ देते हैं, बैठाते हैं। अपने किसी मित्र के घर गए तो अपना सब काम धंधा छोड़ करके 2 घंटा आपके पास बैठता है, पकोड़े बन के आते हैं, चाय बन के आती है। ये एक तरह का क्या है? एक तरह का रिकग्निशन है, एक सम्मान है। अगर ये सम्मान हमें मिलता है तब हम बाहर निकलते हैं। जैसे नेता लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो जहाँ जाते हैं उनको सम्मान मिलता है। आप उनको घर में 1 घंटा नहीं रोक सकते, क्योंकि सम्मान में लोग खड़े हैं बाहर। तो रिकग्निशन, और हमारी जो रिटायर्ड लाइफ है, खासकर बीएसपी से रिटायर्ड लोगों के लिए, इसका चांसेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हम खाली पैसा और समय लेके बाहर आते हैं, कोई पावर हमारे हाथ में नहीं रहता। और सम्मान बहुत बार कई मायनों में पावर से मिलता है या नॉलेज से मिलता है। इस वजह से हम लोग बाहर नहीं निकलते। इसलिए हमारे पास तीनों कारण नहीं है। पैसा के लिए ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं निकलते, या कोई अच्छी आदत नहीं है हमारे पास उसके लिए नहीं निकलते, या हमको लगता है कि हम जहाँ जाके जाना या नहीं जाना, बाहर निकलने से कोई फ़ायदा नहीं है कुछ, इसलिए भी हम लोग बाहर नहीं निकलते। इसकी वजह से कई तरह की परेशानियाँ एक रिटायर्ड आदमी को मिलती है। वाई पीपुल अफ्रेड ऑफ शेयर मार्केट? लोग शेयर मार्केट से क्यों डरते हैं? देखिए, इसमें मैं एक पॉइंट्स पे बहुत देर तक डिस्कशन हो सकता है, लेकिन मैं अब इसमें सिर्फ 2 पॉइंट पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक ये है प्लेस ऑफ मेकिंग क्विक मनी, गैम्बलिंग,
और फियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, इसी पर मैं चर्चा करूंगा। ये थोड़ा थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे नहीं लगता कि इस पर ज़्यादा चर्चा करने का भाई समय है। लोगों को लगता है कि शेयर बाजार सट्टा बाजार है, जुआ है, गैम्बलिंग है। ये कई साल पुरानी धारणा है, 100 साल पुरानी धारणा है और अभी चली आ रही है। ये 50% सही है, 50% ये बात गलत है। ये शेयर मार्केट गैम्बलिंग से भी ज़्यादा खतरनाक है। किस मायने में? बहुत सारी स्टडी आई है कि इंडियन शेयर मार्केट में लोग 100 में से 95 लोग अपना पैसा गंवाते हैं। एक बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस के सीईओ ने कहा है कि सिर्फ 2% ही पैसा कमाते हैं। हो सकता है 5% कमाते हों, 7% कमाते हों, उससे कोई मतलब, लेकिन लोग जो है नुकसान उठाने वाले बहुत हैं। लेकिन यदि आप गैम्बलिंग में जाकर देखेंगे, यदि कोई 3 पत्ती खेलता है, वो इस बात को जानता होगा कि 10 लोग यदि खेलने बैठे हैं 3 पत्ती, जुआ है, वो गैम्बलिंग है। 10 में से ऐसा कभी नहीं होता कि 9 लोग हार जाएं और केवल एक आदमी जीत जाए। अक्सर ये होता है कि 2-3 लोग हारते हैं, 5-7 लोग जीतते हैं, 3-4 लोग हारते हैं, 5-6 लोग जीतते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत रेयर अभी कभी आपने देखा होगा कि एक आदमी जीत गया और 9 लोग हार गए। लेकिन शेयर मार्केट में होता है। ये फिगर है कि 5% लोग ही पैसा कमा पाते हैं इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो जुआ से भी ज़्यादा खतरनाक है। इससे तो अच्छा है 3 पत्ती खेलना, क्योंकि वहाँ चांसेस ज़्यादा है जीतने के। लेकिन यदि आप जुआ खेलना ही चाहते हैं और आपकी आदत है, तो आप शेयर मार्केट में भी वैसा ही बिहेव करेंगे। इसी वजह से आप लूज़ करते हैं, इसीलिए आपको घाटा होता है। एक और है कि बहुत बड़ी भ्रम जो है पूरे मार्केट में, लोगों के मन में, पूरे सोसाइटी में फैला हुआ रहता है कि हमको अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। ये एक बात ऐसी है कि यदि आपको नदी में उतरना है तो आपको तैरना आना चाहिए। यदि आपको तैरना आता है तभी नदी में उतरिए। अब आप ये बताइए, अगर इसको सही मायने में अगर लोग एडॉप्ट कर लें कि भाई पहले हम तैरना सीखेंगे, उसके बाद नदी में उतरेंगे, तो ना तो कोई नदी में उतरेगा और ना कोई तैरना सीखेगा। संभव ही नहीं है। यही असंभव चीज़ों को शेयर मार्केट में लोगों ने इस भ्रम को फैला दिया है कि पहले अगर आपको शेयर मार्केट में उतरना है तो खूब सारा नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए, जमाने भर की बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस, आप एक चीज़ बताइए, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल्स क्या हर सेकंड चेंज होता है? रेट हर सेकंड चेंज होते हैं शेयर मार्केट में। यदि टाटा की फंडामेंटल जो है वो कब चेंज होगा? जब रतन टाटा हटेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल कब चेंज होगा? जब वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। ये फंडामेंटल चेंज आएगा। हर महीने, हर घंटे, हर मिनट कोई फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी का चेंज नहीं होता, लेकिन शेयर मार्केट में हर सेकंड चेंज होता है इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस का मार्केट के मूवमेंट से कोई संबंध नहीं है। और यदि है भी तो हमको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसी इतनी बड़ी कंपनी जिसको हम किसी न किसी रूप में पैसा देते हैं, उसको हमने लगा के रखा है कि तुम फंडामेंटल एनालिसिस करो और हमको बताओ।
उससे ज़्यादा एनालिसिस हम नहीं कर सकते। और वो लोग एनालिसिस करके बताते हैं कि ये 50 शेयर आपके लिए अच्छे हैं। फिर हमको दिमाग लगाने की क्या जरूरत पड़ गई है और अपनी एनर्जी वेस्ट करने की। वही हाल टेक्निकल एनालिसिस का है। टेक्निकल एनालिसिस का अगर ये इतनी बड़ी चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बड़े बड़े सौदे होते हैं करोड़ों रुपए के, वो टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद होते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि खरीदने वाला भी टेक्निकल एनालिसिस करता है और बेचने वाला भी करता है। तो फिर खरीदने वाला का टेक्निकल एनालिसिस ये कैसे कहता है कि इसको खरीद लो क्योंकि इसका रेट बढ़ेगा, और बेचने वाले को वो टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि इसको बेच दो क्योंकि इसका रेट गिरेगा। तभी तो सौदा होता है, नहीं तो सौदा ही नहीं होगा, शेयर मार्केट ही बैठ जाएगा। एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे बड़े सौदे होते हैं, इस पर संशय है। टेक्निकल एनालिसिस अगर किसी को आती है, मुझे नहीं आती है इसलिए मैं हो सकता है इसके अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, मैं अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, जिसको आती है अच्छी बात है, जो ये समझते हैं कि उनको आती है वो अच्छी बात है। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बिना आप 2 लाख रुपए भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये बात गलत है। आप इस भ्रम से अपने आप को बाहर निकालिए और देखिए कि कुछ इससे बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं क्या। इसी को लेकर के अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एक प्ले सेफ एटीट्यूड, हम लोगों का सबका एटीट्यूड होता है कि हम अगर कहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ रहें, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 100% सेफ रहें। सेफ हो भी सकते हैं लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क हमको लेना चाहिए। ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बहुत बातें की जा सकती है, लेकिन हमको आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। अब ये जो है मेन जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिस पर चर्चा करने के लिए वीडियो बनाया है, उस पे हम पहुंच चुके हैं। वो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को आप चाहे तो सिस्टम कहिए, इन्वेस्टमेंट का सिस्टम, या कोई मॉड्यूल कहिए, या कोई प्लानिंग कहिए। दुनिया में 2 ही तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक वो जो किसी न किसी स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और दूसरे वो जो रैंडम इन्वेस्टिंग करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी आवश्यकता है इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप ये समझिए कि अगर हम चौराहे में खड़े हैं कहीं किसी शहर के, और हमको कहीं जाना है, लेकिन कहाँ जाना है मालूम नहीं, कब जाना है मालूम नहीं, कैसे जाना है मालूम नहीं, कैसे लौटना है मालूम नहीं, कब लौटना है मालूम नहीं, लेकिन बस खड़े हैं जाने के लिए। ठीक वैसा ही है कि यदि हम इन्वेस्टमेंट करने खड़े हो जाएं मार्केट में जाके, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि किस प्रोसेस से हम इन्वेस्टमेंट करें, कितना इन्वेस्टमेंट करें, कब करें, कैसे करें, कब उसका रिटर्न ले लें, कितने रिटर्न के बाद हम उसे वापस ले लें। अगर ये सब की एक प्लानिंग नहीं हो, एक रणनीति नहीं हम लोग बना पाए, तो आपको इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में नुकसान हो सकता है। क्योंकि 2 ही तरह के इन्वेस्टर हैं, जो किसी प्लानिंग के साथ करते हैं और दूसरे जो बिना प्लानिंग के करते हैं। किसी के पास कोई मॉड्यूल होता है इन्वेस्टमेंट का, उसके हिसाब से करते हैं, और कुछ लोग रैंडम करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी पर मैं चर्चा करने के लिए ये स्लाइड है कि हमारी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट भी है। पहली चीज़ ये है एक रिटायर्ड आदमी के लिए कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए। मतलब जिस भी प्रोसेस से, जो भी रणनीति से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए। मतलब जब चाहे तब हम जितना चाहे उतना ही पैसा उसमें इन्वेस्ट करें, जब चाहे तब उसको हमारी लिक्विडिटी मिल जाए, हमको पैसा वापस हमारे अकाउंट में आ जाए। ऐसी लिक्विडिटी हमको बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि पैसा हम इन्वेस्ट करें और मिले हमारे बच्चों को हमारे मरने के बाद।
हमको हमारा पैसा 15 दिन बाद मिलना चाहिए, 1 महीने बाद भी मिल जाना चाहिए, जब हमारी 2 महीने बाद मिल जाए, 6 महीने बाद मिल जाए, इस तरह की लिक्विडिटी होनी चाहिए। क्योंकि समय समय पे पैसा मिलते रहना चाहिए कि रोज़ हमको दूध लाना है, सब्जी लाना है, क्लब जाना है, घूमने फिरने जाना है, और पैसा हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर दिए 25 साल के लिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है रेट ऑफ रिटर्न। हम चाहे कहीं भी इन्वेस्ट करें, कैसे भी इन्वेस्ट करें, रेट ऑफ रिटर्न 15% से ज़्यादा आना चाहिए। हमारा CAGR जो है वो 15% से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो हम महंगाई के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा कॉर्पस कम होते चला जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब हम इन्वेस्ट करें, हम जो स्ट्रेटजी बनाएं, उसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि उस स्ट्रेटजी में रिटर्न हमें 15% से ज़्यादा ही होना है, अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। और दूसरा है, इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल होना चाहिए। जो हमारी प्लानिंग है इन्वेस्टमेंट की, बड़ी सिंपल होना चाहिए। क्लास 5, 6 के बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए। उसमें सिंपल मैथमेटिक्स होना चाहिए, उसमें कोई फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस नहीं होना चाहिए, बहुत बड़े ज्ञान की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, छोटे इन्वेस्टर भी, बड़े इन्वेस्टर भी, मझोले वाले भी, सब लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। जितने पैसे से हम चाहें वहाँ से स्टार्ट कर सकें, इवन 500 रुपये से, 100 रुपये से, 1000 रुपये से, जहाँ से हम इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहें वहाँ से हम शुरू कर सकें। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इस स्ट्रेटजी में। ऐसी स्ट्रेटजी को यदि हम लोग अपने लिए इन्वेंट कर लें तो शेयर मार्केट से लॉस होने का कोई सवाल नहीं उठता। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे बनाने के बाद आपने सोचा कि ऐसा मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, इस तरीके से करता हूं, ये प्रोसेस रहेगा मेरा, तो जो भी स्ट्रेटजी बनाए उसको टेस्ट करना पड़ेगा आपको। टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, लेकिन ये बहुत बोरिंग है, इस पर बहुत टाइम नहीं ले पाऊंगा मैं आज, क्योंकि ये बड़ा विषय है। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि बैक टेस्टिंग ऑफ पास्ट डाटा बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड कैन बी टेस्टेड इन डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब यदि हम कि पिछले 5 साल के यदि हम जैसे कोई स्ट्रेटजी बनाए हमने और उसको किसी 5 साल के टाइम फ्रेम में उसको टेस्ट कर लेंगे बैक डाटा से, अगर वो सही रिजल्ट आ गया, 15% से ऊपर CAGR आ गया, तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो स्ट्रेटजी हमने बनाए हैं वो सही है। अलग अलग टाइम फ्रेम में देखिए, अलग अलग असेट क्लास के साथ देखिए, कभी इक्विटी में देखिए, म्यूचुअल फंड में देखिए, ETF में देखिए, अगर सब में सेम रिजल्ट आता है तभी हम ये मानेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी सही है। अन्यथा उस स्ट्रेटजी को फिर से हमको रिवाइज करना पड़ेगा अगर रिजल्ट सही नहीं मिलते। इसीलिए बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। बैक टेस्टिंग खूब सारी कीजिए, जितनी मेहनत बैक टेस्टिंग में करना है, अपना दिल लगाना है, दिमाग लगाना है, सब लगाइए उसमें। लेकिन एक बार बैक टेस्टिंग में पास हो गए आपकी स्ट्रेटजी, तो फिर पूरे डिसिप्लिन के साथ और बिना दिमाग लगाए और बिना दिल लगाए इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक स्ट्रेटजी, बहुत सारी स्ट्रेटजी है, लेकिन उसमें से एक स्ट्रेटजी मैं आपको लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा सूटेबल है ETF के लिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। फाइनेंस से रिलेटेड मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, किसी भी तरह का फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस का मुझे ज्ञान नहीं है। ये टोटली मेरे द्वारा बनाई हुई स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी को मैं अपने लिए बनाया हूँ। इसके हिसाब से ही मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ
और मेरी कोई सलाह नहीं है कि इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें। बेहतर होगा, इस स्ट्रेटजी को मैं बताने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि अगर हम स्ट्रेटजी के साथ यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि लॉस हो। आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, स्ट्रेटजी कैसे बनाना है उसका कुछ आइडिया यहाँ मिल जाएगा आपको, और अपनी स्ट्रेटजी बना करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। मित्रों, यह जो मैं आगे का स्लाइड्स या जो प्रेजेंटेशन दूंगा उसमें हो सकता है किसी ब्रोकरेज कंपनी का नाम आए, किसी शेयर का नाम आए। मेरा किसी ब्रोकरेज कंपनी से कोई लेन देन नहीं है, लेना देना नहीं है, ना ही किसी कंपनी का किसी मालिक से मेरी कोई दोस्ती है। आज कोई शेयर मैं ख़रीदा हूँ, कल बेच दूंगा, इसलिए ये शेयर को देख करके या किसी ब्रोकरेज का हाउस का नाम देख करके आप उसमें अकाउंट खोलें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से, अपनी जानकारी के हिसाब से अपना अकाउंट खोलिए, अपने नॉलेज के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। यह मेरा डिस्क्लेमर है आप लोगों के साथ। चलिए, मैं एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी में सिंपल होने की वजह से आपको ये लग सकता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। मित्रों, एक एक्सेल फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मित्रों, ये स्ट्रेटजी को सोचने के बाद किस शेयर में और कौन से टाइम फ्रेम में इसको उपयोग में लाया जाए, ये बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि अगर ये स्ट्रेटजी यस बैंक में काम कर गई तो मुझे ऐसा लगेगा कि एक उम्मीद की किरण हमको दिखाई देने लगी है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट यही था कि यस बैंक में ये स्ट्रेटजी काम करना चाहिए, क्योंकि यस बैंक एक ऐसा शेयर था जो आप देख रहे हैं कर्सर में कि 6/10/2017 को ये 365 रुपये का रेट था, और करीब 4.5 साल बाद इसका रेट हो गया 17 रुपया। अब जिस आदमी ने अगर लमसम यहाँ पे 365 रुपये के रेट में यदि 10 लाख, 5 लाख, 1,50,000 जिसने भी लगाया होगा, उसका वैल्यू, उसके एक शेयर की वैल्यू हो गई थी 17 रुपये, 16 रुपये। यहाँ पे इस स्ट्रेटजी में हम 365 रुपये में भी इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे ये हम देखते हैं। पहले हम 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। ये एक डेट का कॉलम है, ये उस तारीख के शेयर का रेट है, ये प्रीवियस होल्डिंग हमारी कुछ थी नहीं इसलिए यहाँ पे 0 है, कास्ट ऑफ प्रीवियस होल्डिंग 0 है, वैल्यूएशन ऑफ करेंट रेंट पे 0 है। इस तरह से ये एक अलग अलग हम लोग कॉलम बनाए हैं। तो 6/10/2017 को हम 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए। 10,000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमको 27.34 शेयर्स मिलेंगे। इसमें कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि 27.34 शेयर कैसे हो सकता है, ये फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पूरे कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया है, क्योंकि इससे जो स्ट्रेटजी की जो फिलॉसफी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चाहे तो हम इसको 27 शेयर ले सकते हैं, चाहे तो हम 28 शेयर ले सकते हैं, चाहे तो हम 26 शेयर भी ले सकते हैं। इससे जो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। खाली कैलकुलेशन सिंपल रहे, और इसमें मैनुअल वर्क था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही 27.34 शेयर्स लिख दिया है, को एक्सेप्ट किया है, और आगे भी हम इसी तरह से करते रहेंगे। तो इसको आप एक एग्जाम्पशन की तरह लीजिए। उसके बाद 9/10/2017 को देखिए 370 रुपये रेट हो गया। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट में हैं, 139 रुपीज़ का प्रॉफिट है। मित्रों, इस स्ट्रेटजी में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली प्राथमिकता हमारी यह है कि प्रॉफिट बुकिंग हम तभी करेंगे जब हमको कम से कम 500 रुपये का प्रॉफिट हो, और दूसरी कंडीशन यह है कि उस तारीख तक हमारा XIRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है, वो कम से कम 15% से ऊपर होना चाहिए। ये जब 2 कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगी,
हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। तो इस दिन दूसरे दिन हमको एक 139 रुपीज़ 42 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो XIRR हो सकता है 15% से ज़्यादा हो, लेकिन 500 रुपये मिनिमम जो प्रॉफिट का हमको लेना है वो नहीं है, इसलिए हम यहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे और फर्दर इसमें उस तारीख को कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। दूसरे दिन इसका रेट 372 है, अभी भी हम 194 रुपीज़ के प्रॉफिट में हैं, लेकिन हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, कोई शेयर खरीदे नहीं हैं। 11/10 को इसका रेट हो गया 363, मतलब यहाँ पे हमको लॉस होना चालू हो गया है। यहाँ पे 76.54 का लॉस है, 76.54 का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमको नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे 0.21। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं 369 इसका रेट हो गया है और हम यहाँ पे प्रॉफिट में हैं, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जब जब हमको प्रॉफिट में दिखता है हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब जब हमको लॉस होगा हम उतना ही अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमको लॉस दिख रहा है 93 का हम इन्वेस्टमेंट कर दिए, यहाँ 221 रुपये का लॉस दिख रहा है, 221 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए। इसी तरह यहाँ पे 1008 रुपये का लॉस हो गया, हम 1008 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमारा 1108 रुपये का लॉस है, हम 3.54 शेयर्स ले लेंगे, खरीद लेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट 82,000 तक पहुंच चुका रहेगा। फिर एक 5 जनवरी 2018 को एक ऐसा दिन आएगा जब इसका रेट 267.90 है और हमको प्रॉफिट दिखा रहा है 4,748 रुपये 84 पैसा। इस दिन ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होती है, हमको XIRR भी 15% से ज़्यादा मिल जा रहा है और 500 रुपये से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। ये पहला प्रॉफिट होगा, क्योंकि यस बैंक से हमारे यहाँ दोस्ती है, इसको हम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए दूसरे दिन जस्ट जिस दिन हम प्रॉफिट बुक किए हैं उसके दूसरे दिन फिर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे 10,000 रुपये का। क्योंकि उस समय मार्केट में ये बात चलती थी कि कोई शेयर यदि 360 से लेकर के यदि 267 आ गया तो और कितना टूटेगा। तो ये धारणा कई लोगों में थी, या ये समझिए कि किसी ने 267 में 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये 330 रुपीज़ यहाँ पे रेट है और हम 10,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 29.98 शेयर्स मिलेंगे। फिर वही पॉलिसी चलेगी इसमें कि अगर यहाँ पे लॉस दिखा रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ही दिखा रहा है, 232 का प्रॉफिट, 185 का, 286 का। इस तरह से जब हमारा प्रॉफिट 651 हो गया, मतलब 500 रुपये से ज़्यादा हो गया, XIRR 15% से ज़्यादा हो गया, तब हम इसका प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ प्रॉफिट 2 नंबर का प्रॉफिट नंबर 2, ये हम लोग एक सेकंड प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। फिर उसके नेक्स्ट डे फिर 10,000 रुपये हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखेंगे नहीं रेट इसका क्या है क्या नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है दूसरे दिन। उसके बाद इस तरह से हम लोग जब भी लॉस होगा, ये जो लॉस दिख रहा है 173, 297, 459, इस तरह से हम पूरा इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट करते करते एक स्टेज ऐसा आएगा जब हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 58,000 हो गया, 62,000 हो गया, 76 हो गया। एक बार ऐसा आएगा कि 81,000 इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और 10 तारीख को हम लोग इसका प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे को प्रॉफिट दिखा रहा है 1,400 रुपीज़ का। फिर नेक्स्ट डे 312 रुपये का रेट है, 10,000 रुपये फिर हम इन्वेस्टमेंट कर दिए। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का एक मौका आया 4 नंबर। इस तरह से हम प्रॉफिट बुकिंग करते हुए और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग एक स्थिति ऐसी आएगी कि प्रॉफिट 5 बुकिंग किए, प्रॉफिट 6, प्रॉफिट, हाँ, अब आएगा स्टेज 1। एक समय ऐसा आता है इस जर्नी में जब हमारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा का हो जाता है और हमारे को प्रॉफिट बुकिंग का कोई मौका नहीं मिलता। ऐसे समय में हम लोग क्या करेंगे, स्टेज 1 में हम अपना इन्वेस्टमेंट को थोड़ा रोकेंगे, रोक करके सोचेंगे कि अब हमारा जिस तारीख को हमारा 1 लाख रुपए का क्रॉस किया है इन्वेस्टमेंट, उस तारीख का
क्लोज प्राइस क्या था, तो 223 रुपये था। तो अब आगे हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 223 रुपये से यदि कम होगा तभी हम इसको में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो 203 रुपये 25 पैसे में भी हमने इन्वेस्टमेंट किया, 183 में भी किया, और 200 फिर आ गया स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है कि इस समय 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो चुका रहता है। यहाँ से फिर हम अपना स्ट्रेटेजी रहेगी कि अब जो है अगला इन्वेस्टमेंट हम तभी करेंगे जब ये 200 रुपये से कम होगा, नहीं तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। और कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना लॉस दिखा रहा है उतना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 200 रुपये, यहाँ 212 हो गया तो नहीं परचेसिंग करेंगे, 215 में भी नहीं करेंगे, 206 में भी नहीं करेंगे, 221 में भी नहीं करेंगे, 224 में भी नहीं करेंगे। अचानक आप देखोगे कि 10 तारीख को ये 233 रुपये का रेट दिखा रहा है। उस समय हमारे पास 5,692 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। ये हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये प्रॉफिट नंबर 7 है, मतलब 7 बार हम लोग अभी तक प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और शेयर का रेट लगातार गिर रहा है। फिर दूसरे दिन हम 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। प्रॉफिट 8, 9, फिर ये प्रॉफिट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 प्रॉफिट। 18 बार हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अब यहाँ पे स्टेजेस चालू हो गई है। फर्स्ट स्टेज आ गई है कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो गया है। हम सब सोच लेंगे कि 154 रुपये से नीचे का अगर रेट होगा तभी परचेसिंग करेंगे, और उतना ही परचेसिंग करेंगे जितना लॉस दिखा रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग 141 रुपये में फिर परचेसिंग किए। इससे मतलब परचेसिंग करने के बाद 2 लाख वाली स्टेज आ गई, 2 लाख से क्रॉस कर गया है। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि अब हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 141 से यदि छोटा हो, कम होगा तब करेंगे। 137 कम है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। 139 कम है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये 141 रुपये 20 पैसा है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे भी नहीं करेंगे, यहाँ पे भी नहीं करेंगे, यहाँ पे भी नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे को प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिला है कि 155 रुपये रेट हो गया है और हमको 4,347 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को हम लोग बुक कर देंगे। नंबर 19 है, 19। फिर यहाँ पे एक फर्स्ट स्टेज आया, अब सेकंड स्टेज आया, फिर प्रॉफिट 20 हम बुक कर दिए। फिर फर्स्ट स्टेज, फिर प्रॉफिट 21। इस तरह से मित्रों एक समय आएगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, ये बिल्कुल ऐसा कंटिन्यूस चल रहा है। फर्स्ट स्टेज, ये देखिए, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अब ये थर्ड, इसी का मैं वेट कर रहा था कि आप लोग आए तो मैं दिखाऊं आपको। 27/7/2020 को ऐसा हो गया है कि ये इन्वेस्टमेंट 3 लाख से ऊपर चला गया है। यहाँ आने के बाद हमको कुछ नहीं करना है, अपना इन्वेस्टमेंट रोक देना है। 12 रुपये 30 पैसा रेट हो गया है। इन्वेस्टमेंट हमारा 3 लाख के आसपास हो चुका है। अब हमको यहाँ पर सिर्फ वेट करने के सिवाय हमको और कुछ नहीं करना है। जैसे ही हम कुछ दिन वेट करेंगे, हमको इसका रेट मिलेगा 16 रुपये 25 पैसा और प्रॉफिट मिल रहा है 4,949 रुपये। हम इसको प्रॉफिट को बुक कर देंगे। ये 34 प्रॉफिट बुकिंग है। फिर प्रॉफिट 35, फर्स्ट स्टेज फिर आ गया, फिर 35 प्रॉफिट। इस तरह से टोटल जो है हम लोग आखिरी में जब जाएंगे तब भी समझ में आएगा कि हम लोग टोटल 52 बार प्रॉफिट बुक किए हैं। शेयर का रेट 365 से घटते घटते 17 रुपये आ गया और हम जो है प्रॉफिट बुक करते करते 52 बार प्रॉफिट बुक किए हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि इस कल का जो बैक टेस्टिंग करने से जो XIR आ रहा है वो 91% आया है। बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट मुझे मिला था। कई बार इसको फिर मैं चेक किया कि ऐसा कैसे हो गया। इसके पीछे टोटल ही साइंटिफिक रीज़न है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। इसको आप गहराई से, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा एक्सेल शीट को, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पॉसिबल है, क्योंकि मैथमेटिकली जो है ये बैक टेस्टिंग है। ये मित्रों, यस बैंक का साथ एक ऐसा हुआ था कि रोज़ उसके बारे में कोई ना कोई न्यूज आती थी मार्केट में और 2-3 दिन बाद वो शेयर चढ़ता था।
और 2-3 दिन बाद पता चलता था वो न्यूज़ नहीं है, र्यूमर है, फिर वो गिरता था। ऐसी चढ़ना गिरना होता, रोज अप डाउन इसका, और बहुत ज़्यादा वोल्टिलिटी थी इसके अंदर, बहुत उतार चढ़ाव था। इस वजह से ये इसका जो रिजल्ट आया है वो 91% आया है XIRR, और 1,55,301 रुपया इसमें हम लोग प्रॉफिट हुआ है। इसमें सफल होने के बाद इस स्ट्रेटजी को मैंने कई बार अलग अलग टाइम फ्रेम में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग शेयर के साथ, अलग अलग म्यूचुअल फंड के साथ और अलग अलग ETF में इसको उपयोग किया, और सभी जगह से आश्वस्त होने के बाद मैं खुद इसको रियल में अपने एक अकाउंट को इस डेडिकेट किया कि इसी स्ट्रेटजी से मैं पूरे सब शेयर और ETF खरीदूंगा। तो उस करीब करीब मेरे को 1 साल हो गया है इसी स्ट्रेटजी से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ताकि एकदम क्लियर पिक्चर मुझे समझ में आए कि इसमें क्या हुआ है एक्चुअली। मित्रों, उसको मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, लेकिन इस एक लिमिटेशंस है इसके अंदर, इस स्ट्रेटजी में एक लिमिटेशन है कि आप जो है जो फुल सर्विस ब्रोकर हैं उनके साथ इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इसमें हम 1 शेयर खरीदेंगे तो उनका मिनिमम ब्रोकरेज 10 रुपये होता है या 20 रुपये होता है। तो आपको अच्छे डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही जाना पड़ेगा। और दूसरा, म्यूचुअल फंड में भी ये काम करेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में तभी काम करेगा जिसमें एग्जिट लोड नहीं है। एग्जिट लोड के वजह से म्यूचुअल फंड में उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 15%, 20%, 25%। 15% से जो ऊपर तो मिल जाता है, लेकिन हम जो सोच रहे हैं कि 20% मिल जाए या 25% मिल जाए तो नहीं मिल पाता है। अब मैं आप लोगों को एक्चुअल में इस स्ट्रेटजी के हिसाब से जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे क्या रिजल्ट मिला उसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मेरा जो जीरोधा का अकाउंट है उसको मैं लॉगिन करूँगा अब यहाँ। आप लोगों को देख सकते हैं इसको, ये मेरा जीरोधा का अकाउंट है, ये मेरा पासवर्ड है। पासवर्ड आप लोग नहीं देख पाएंगे, ये ऐप कोड है 450798। मित्रों, मैं इसमें इसके कंसोले में जा रहा हूँ, जहाँ रिपोर्ट में जा रहा हूँ, रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा हूँ, रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस में गया। 1 साल पहले का मुझे फिगर चाहिए, अगस्त 2022 से सितंबर 2023 तक का। इसका क्या रिजल्ट आ रहा है ये देखते हैं। इसमें मित्रों, ये जो जीरोधा में जिनका अकाउंट है, जो से एक्वेंटेड हैं, वो समझ में आ रहा होगा कि पूरे 1 साल का ये चार्ट दिखाता है जीरोधा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। मुझे पूरे हरे निशान जो हैं ये सब दिखा रहा है कि यहाँ सब ट्रेड हुए हैं और प्रॉफिट में ये ट्रेड हुए हैं। ये पूरे 1 साल के 2 जगह एक ऐसा हुआ है जहाँ लॉस दिखा रहा है। ये जो लॉस है एक्चुअल में ह्यूमन एरर है। एक सिस्टम होता है FIFO, उसको मैं कंसीडर नहीं कर पाया बाय मिस्टेक, और मैंने इसको सेल कर दिया था। और एक बार सेल कर दिया और बाद में पता भी चल जाए तो भी हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ एक 500 रुपये और 800 रुपये का लॉस दिखा रहा है। अदरवाइज इस पीरियड में 2,02,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है। इन्वेस्टमेंट एवरेज करीब 5.5 लाख रुपए का था। इसको डिटेल में बताऊंगा मैं कैसे इसका एवरेज इन्वेस्टमेंट मैं निकाला था। इसमें पूरे चार्जेस और टैक्सेस को काट करके मुझे 4.85, लेकिन क्या है, इस
जो रियलाइज प्रॉफिट में डिविडेंड की इनकम जुड़ी नहीं रहती, तो ये जो खर्चे हैं और डिविडेंड की इनकम इससे ज़्यादा ही है जितना खर्चा है, तो इसलिए मैं इसको रियलाइज प्रॉफिट इन लॉस जो है 2.02 में ही आगे से कैलकुलेट करूँगा, आगे का पोर्शन। एक तो ये हुआ, ये एक चार्ट, ये चार्ट आपके लिए एग्जाम्पल है कि यदि आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करेंगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो लगातार साल भर मैंने जिस तरह से किया है, लगातार साल भर हर ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ है, एक भी लॉस बुकिंग नहीं हुआ है। ये 2 ठोक लॉस को आप इसको थोड़ा सा कंसीडर मत करिए, क्योंकि ये ह्यूमन एरर है, अदरवाइज आप देख लीजिए पूरा प्रॉफिट है। और चूंकि ये 12 महीने का ही दिखाता है, एक्चुअली 13 महीने का टोटल ये पीरियड होता है, लेकिन ये 12 महीने का ही दिखाता है जीरोधा ये चार्ट, तो इसलिए ये व्यू आपको दिखा रहा हूँ। अब आप समझिए इसको, इस चार्ट को आप अपने नज़र में रखिए, और उसके बाद एक साल पुराना 2021 से 2022 के बीच में इसी पीरियड का मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या होता था। इसका मैं डेट चेंज कर दे रहा हूँ, 1 अगस्त 2021 से 30 सितंबर 22 तक इसमें क्या आया था रिजल्ट। ये देखिए यहाँ पे भी 93,000 मुझे प्रॉफिट हो गया था, लेकिन पूरा जिग जैग ट्रेडिंग, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी। तो जो नॉन सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का ये एक एग्जांपल है। आप लोग अगर जीरोधा में, अधिकांश लोगों का चार्ट ऐसा ही दिखता है, आप खोल करके देखिए किसी भी साल का, उनको ऐसे ही चार्ट दिखाई देगा। लेकिन कुछ लोग होंगे जो 5% हैं, 4% हैं या 3% लोग हैं, उनका चार्ट जो है, जो मैं पहले दिखाया था वैसा दिखेगा। तो आपने ये दोनों चार्ट देखे थे, पहले वाला कितना सिस्टमेटिक लग रहा था, और ये चार्ट आप लोग देख रहे हैं कि रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, प्रॉफिट भले हो गया हो, लेकिन ये साफ दिखा रहा है कि इसमें कोई प्लानिंग के साथ, किसी स्ट्रेटजी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है और ना ही ट्रेड हुआ है। मित्रों, इस ट्रेड के साथ मुझे एक्चुअल में क्या रिजल्ट मिला, प्रॉफिट तो आपने देख ही लिया है, लेकिन इसको मैंने कैलकुलेट किया है एक एक्सेल शीट में कि परसेंटेज टर्म में मुझे क्या प्रॉफिट हुआ है। देखिए, मेरा इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, जीरोधा में 15 तारीख को मेरा कितना इन्वेस्टमेंट था उसको मैंने निकाल लिया। 15/8/22 से लेकर के 15/9/23 तक अलग अलग उस तारीख को क्या इन्वेस्टमेंट था, वो है 5.56, 6.26, 4.51, इस तरह से है। और एवरेज मेरा जो इन्वेस्टमेंट था 5.99 था, 5.99 लाख। तो 1/8/2022 से 29/9/2023 तक 421 दिन होते हैं। प्रॉफिट आपको याद होगा 2,02,000 रुपये मुझे हुआ था। तो ईयरली प्रॉफिट 365 डेज में कैलकुलेट कर लिए हैं, ये फार्मूला इसमें लिखा हुआ है। उस हिसाब से मुझे 1,75,130 रुपया हुआ। और यहाँ पे जो मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज बैठा रहा है, मैं इसको 6 लाख कर लिया था इन्वेस्टमेंट को, 5.99। इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है 29.919। ये जो रिजल्ट है 29.19% का यील्ड एक साल का, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे ये होगा या नहीं होगा, लेकिन ये मैंने अचीव कर लिया है एक साल में। एब्सोल्यूट टर्म में मेरे पास ये प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आ चुका है। आगे होगा या नहीं होगा, 29 नहीं होगा तो 25 होगा, 25 नहीं होगा तो 20% होगा। मेरा टारगेट ये है कि 15% से ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए। अगर 15% से प्रॉफिट ऊपर यदि होता है तो मैं हर तरह के इन्फ्लेशन को बीट कर सकता हूँ, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, कैपिटल में ग्रोथ भी देख सकता हूँ।
अब मित्रों, मैं एक्चुअल में ये तो हुआ कि कैसे एक साल का प्रॉफिट किस तरह से हमने कैलकुलेट किया। अब मैं आपको एक्चुअल में जो किस किस चीज़ों में मैंने ट्रेड किया था थोड़ी सी उसकी झलक दिखाना चाहता हूँ। उसकी एक झलक देख लीजिए थोड़ा सा। ये भी एक्सेल सीट में है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे फोकस इसमें करना है, एक्सेल सीट में। ये देखिए नीचे में एशियन पेंट में मैं इन्वेस्टमेंट किया था, ऑटो 20 में किया था, बैंक 20 में किया था, चोलमंडल फाइनेंस में किया था, डी मार्ट में किया था, एम्बेसी में किया था, गोल्ड 20 में किया था, HDFC बैंक में, ICICI सिल्वर में, IDFC बैंक में, ITB में, जूनियर 20, मफांग, ये MFS ETF, ये बहुत सारे उसमें किया था। उसके कुछ का झलक मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। तो जूनियर 20 को दिखाता हूँ पहले आपको। एक ये जूनियर 20, इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था 6/4/22 को, और इसमें इस तरह से मैं प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे पहला प्रॉफिट बुक किया 13% का, उसमें मिला मुझे। फिर 378% XIRR, 95%, 27%, 21%। यहाँ पे एक स्टेज आया था, फर्स्ट स्टेज, मतलब 1 लाख रुपए से मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया था। तब मैंने 401 रुपये से कम में ये जब था तभी इन्वेस्टमेंट किया, फिर प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल 17%, XIRR 13%, 19%, इस तरह से 20% तक का प्रॉफिट। फिर आगे देखिए, ओवरऑल 20% का मुझे प्रॉफिट मिला। मित्रों, जूनियर 20 में आप देखेंगे इसी पीरियड में 6/4/2022 को 451 रेट था। यदि मैं लमसम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया होता तो मुझे मिलता सिर्फ 6% का प्रॉफिट, ओनली 6%। यहाँ पे यदि पूरा, और लेकिन हमने जूनियर 20 को जूनियर 20 से ही बीट किया है, और हमको यहाँ पे XIRR मिला है 20%। जूनियर 20 में यदि आप लमसम इसी पीरियड में यदि इन्वेस्टमेंट करते और इसी पीरियड में आप एग्जिट करते तो आपको करीब करीब 6% के आसपास का प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पे आपको 20% का प्रॉफिट मिला है इसी स्ट्रेटजी की वजह से। ऐसे ही और भी दिखा सकता हूँ। बैंक 20 दिखाता हूँ आपको। ये बैंक 20 एक ETF है। यहाँ पे मैं 39% में एक बार किया, कि 20% में, फिर 517% में, फिर 85% में, 32% में, लास्ट में ये 10 बार मैंने इसका प्रॉफिट बुकिंग किया है, और ओवरऑल इसमें 25% का मुझे XIRR अचीव हुआ है। XIRR कैसे कैलकुलेट करना है, ये वीडियो आप चाहें तो गूगल में देख सकते हैं करके, बहुत सारे वीडियो इसके बारे में हैं। मैं उसके लिए अब आपको टाइम दे नहीं पा रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन इस तरह से आप बहुत सारे इसमें हैं मैंने आपको। और बेहतर है कि आप ETF में ही इन्वेस्टमेंट करिए। बहुत सारे ETF है, और 100 रुपये से कम वाले में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर 100 रुपये से ऊपर वाले में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लो यदि कोई शेयर, कोई ETF 400 रुपये का है और उसमें 10,000 रुपये यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो 400 रुपये लॉस दिखाएगा, तभी आप एक शेयर खरीद पाएंगे। तो इसका इलाज ये है कि आप उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, या देखिए इसमें क्या है कि बताने से और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और वीडियो भी बड़ा होता जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप लोग, अगर आप आमने सामने बैठ करके मिल करके इस चीज़ को और अच्छे से समझना चाहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको आपका आज ये जो है स्ट्रेटजी को शेयर कर दिया है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुप्ता जी को लग सकता है कि 2 लाख में क्या होगा, 2 लाख के इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा हमको, लाइफ में क्या चेंज आ जाएगा। बहुत होता है 2 लाख रुपए। एक कैलकुलेटर मैं आपके सामने खोलता हूँ।
और कैलकुलेटर खोलने के पहले मैं आपसे कहता हूं कि आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया आज 20 साल के लिए, 20% XIRR के रेट से अगर आपने लगातार प्रॉफिट लिया तो आपका कितना पैसा होगा? 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी सोचिए, 25 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। चलिए कैलकुलेटर है अपने पास, इसमें कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम 2 लाख रुपए डालते हैं। इंटरेस्ट रेट 20% ईयरली 20 ईयर्स के लिए, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है। मंथली नहीं है, डिपॉजिट नहीं है, ईयरली होना है, सॉरी ईयरली। आप कैलकुलेट करेंगे तो 76,67,000 रुपये होता है ये 2 लाख 20 साल में। यंग जनरेशन के लिए तो ये बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि आप 2 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, सही तरीके से जमा कर रहे हैं, सही प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपका 2 लाख रुपए आपके बच्चों के लिए 20 साल में 76,67,519 रुपये हो जाएगा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 20% XIRR अचीव करना भी कठिन नहीं है। हो सकता है कभी 25 होगा, कभी 15 भी होगा, कभी 18 होगा, कभी 27 होगा, कभी 30 होगा। एवरेज 15 साल में, 20 साल में आपको 20% का XIRR मिल जाएगा। और एक इसमें एक बताते हैं, वो बता रहा हूँ आपको कि यदि हम 1,000 रुपये, 2 लाख तो डिपॉजिट कर रहे हैं, साथ में विड्रॉल भी कर रहे हैं 1,000 रुपये पर मंथ। 2 लाख रुपये डिपॉजिट किए और 1,000 रुपये पर मंथ हम यहाँ से विड्रॉल भी कर रहे हैं, तब हमको कितना रुपये मिलेगा 20 साल बाद? इसका कैलकुलेशन देखते हैं। 2 लाख रुपए डिपॉजिट करके हर महीने 1,000 रुपये निकाल करके भी आपको 52,21,907 रुपये मिलेगा। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, पावर ऑफ प्लान ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। और इस तरह से यदि आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2 लाख से स्टार्ट करिए, 20,000 से करिए, 10,000 से करिए। आपका जो स्ट्रेटजी है वो आपको 50 रुपये से भी स्टार्ट करवा सकती है इन्वेस्टमेंट आप लोग। तो इस तरह से इस स्ट्रेटजी को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं देखिए बहुत खुश नहीं हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से समझा पाया इसको, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं कि एक्सेल फाइल में मैं आपको उस तरह से नहीं दिखा पाता, लेकिन यदि आप आमने सामने जब बैठेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और स्ट्रेटजी वाला पार्ट मैं अभी यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मित्रों, अब हम आज के इस प्रेजेंटेशन के आखिरी पड़ाव तक पहुँच रहे हैं। आप लोगों में से बहुत से लोगों को 2 चिंताएं होगी। पहली चिंता ये होगी कि उस खम्भे का क्या हुआ जिसके वजह से गुप्ता जी कार नहीं सीख पाए। मित्रों, उस खम्भे की चिंता आप लोग छोड़िए। हम सबके दिमाग में एक न एक खम्भा गड़ा हुआ है जो हमको कार नहीं सीखने देता, कंप्यूटर नहीं चलाने देता, हमारा दिमाग नहीं चलाने देता, हमारे हाथ पैर नहीं चलाने देता, हमारी सोचने शक्ति को कम कर देता है। ऐसे खम्भे जो हमारे दिमाग में हैं उसको हमें उखाड़ना है। थीम है हमारी इसी इन्वेस्टर्स क्लब की कि इस तरह के जो हर्डल्स हैं उसको हम दूर करें और अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी और अपने एक्टिव लाइफ की जर्नी शुरू करें। दूसरा प्रश्न आप लोगों को हो सकता है कि ये इन्वेस्टर्स क्लब कैसे शुरू होगा। मित्रों, 2 लोग मिल करके, इसकी मिनिमम आवश्यकता है किसी क्लब को शुरू करने के लिए 2 लोग। एक मैं तैयार हूँ, दूसरा आप तैयार हैं, तो ये इन्वेस्टर क्लब शुरू हो सकता है। इसी की संभावनाओं को की खोज में मैं ये प्रेजेंटेशन
आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन अपने उद्देश्य को पूरा करेगा और आप सभी को, जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, नहीं देखा है, इसको बार बार या फास्ट फॉरवर्ड करके देखा है, जिस तरह से भी देखा है, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस सद्भावना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि हम सब लोग साथ साथ मिलें, साथ साथ बैठें, अच्छे लोगों के साथ हमारा साथ मिले, अच्छे लोग हमारे साथ आएँ, एक अच्छे रिटायर्ड लाइफ की तरफ हम आगे बढ़ें, समस्याएं से हम एक दूसरे की दूर करें और एक दूसरे की समस्याएं सुलझाने में हम सक्षम हों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।